हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 521st एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत दुर्ग wealth manager. My health partner is Dr. Sameer Adbat, who owns a clinic called One Health Care. A big thank you to Mixo Flair, which makes careers of people into bartending. Also a big thank you to Multifitch, which is Nagpur's best gym. The best South Indian food is by Uttar Dakshin. And also to mention Inside Story, my inside home partner and my home partner SDPL. आत्मनिर्भर भारत पार्टनर सर्विसिंग वाला, और धन्यवाद है जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स को। बहरहाल आज के शो की शुरुआत उनसे कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल है। अब इम्पॉसिबल के दो मतलब है, एक खुद जो शब्द कहता है इम्पॉसिबल, और एक जो कहता है आई एम पॉसिबल। अब देखने का नजरिया है, लेकिन कुछ लोग डॉक्टर रवि वेरागड़े को भगवान से कम नहीं समझते। ये वो लोग हैं जो दुनिया भर से आते हैं और कोई ऐसी बीमारी लेकर आते हैं जो जब उनके एरिया के, उनके शहर के, उनके प्रदेश के डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये हम नहीं कर पाएंगे, तब वो डॉक्टर रवि वेरागड़े का पता पूछते हुए आते हैं और डॉक्टर रवि वेरागड़े उनको ठीक कर देते हैं। हमारे साथ इस वक्त नागपुर शहर की वो पर्सनालिटी जिसे देश भर में सम्मानित किया गया, विदेशों में सम्मानित किया गया, और वो डॉक्टर को आई एम पॉसिबल कहा गया। मेरे साथ इस वक्त हैं आदरणीय डॉक्टर रवि वेरागड़े सर। रवि सर, गुड इवनिंग एंड स्वागत आपका ऑन राज की बात। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, और राज की बात पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आरजे राज को मुबारकबाद देना चाहता हूँ ये 521वां शानदार शो कंडक्ट करने के लिए। साथ ही साथ जितने स्पॉन्सर्स है जो ऐसे शानदार शो को प्रमोट कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, why people call you Dr. Impossible? Why not just Dr. Ravi Veragade? अब राज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि why they call Dr. Impossible। जी, अब ये थोड़ा हिस्ट्री में जाऊंगा मैं। काफी पहले की बात है, जब मैंने पहली बार क्लिनिक का बोर्ड लगाया था तो बोर्ड पर लिखा था ओनली फॉर इनक्यूरेबल जेनेटिक इम्पॉसिबल केसेस। ये उस समय से लोग कहते कि ये कैसा बोर्ड है, मतलब ओनली फॉर इम्पॉसिबल केसेस। तो वहीं से टाइटल्स ऐसे मिलते गए, डॉक्टर इम्पॉसिबल, डॉक्टर स्ट्रेंज, और बस ऐसे टाइटल्स रहे। लेकिन ये सिर्फ टाइटल्स नहीं थे, एक्चुअली हम वर्क भी इम्पॉसिबल केसेस में ही कर रहे थे। एंड नाउ वी आर इनटू 26th ईयर ऑफ वर्क इन इम्पॉसिबल केसेस। सर, जब 26 इयर्स की एक जर्नी है, इसको एक तपस्या का रूप भी हम कहेंगे कि तपस्या है पूरी। यस, सर, ये काम किस तरह से हुआ, और जब आपका बीच में एक ऐसा एक समिट हुआ 13 सितंबर से 4 दिन तक लगातार चला, 5 दिन तक लगातार चला, जहाँ पर दुनिया भर से लोग आए, तकरीबन नहीं तो भी 20 से 25 पेशेंट्स ऐसे भी आए आपके पास जो ऐसी बीमारी जो इम्पॉसिबल थे, yes. जिनको ट्रीट करना भी शायद इम्पॉसिबल रहा होगा सभी डॉक्टर्स के लिए दुनिया भर में। लेकिन अब क्योंकि आप उन्हें ठीक कर रहे हैं सर, इसको किस तरह से देखें, उसके बारे में बताइए प्लीज। देखिए, वैसे तो ये स्टोरी बड़ी लंबी है। कहते हैं ना, पैशन की कोई उम्र नहीं होती, पैशन की स्टोरीज होती है बहुत सारी। मेरे पास स्टोरीज बहुत सारी है, लेकिन जैसे भी आपने अभी की बैच के बारे में बात की जो 13 सितंबर से 17 सितंबर थी, हमारा हीलिंग सेंटर नजदीकी, और हीलिंग सेंटर को बनाया इसलिए गया था कि किस तरह से हम असंभव बीमारियों का इलाज करके इन्हें संभव बीमारियों में तब्दील कर सके। यानी कि जैसा कि आप कहते हैं टाइटल कि इम्पॉसिबल बीमारियों को आई एम पॉसिबल बीमारी में कन्वर्ट करने की जर्नी। जी, ये जर्नी होती मात्र 5 दिनों की। इसमें सिर्फ वो लोग आते हैं जिनको सब ने जवाब दे चुके हैं कि अब आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। जैसे ये बैच थी प्रिडोमिनेटली पैनक्रियाटाइटिस पेशेंट्स के बारे में, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। अगर आप अब नेट पे सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा इसका कोई इलाज नहीं है। अब इसका कोई इलाज नहीं है। कुछ पेशेंट इसमें ऐसे थे जो 10 साल से तकलीफ में, 20 साल से तकलीफ में, एक व्यक्ति तो 30 साल से इस बीमारी से जूझ रहे थे। ओह माय गॉड। सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका खाना पीना बंद हो जाता है, डाइट रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्योंकि इस बीमारी को कोई दवा नहीं है। जी, अब सोचिए, जो व्यक्ति 10 साल से खाना नहीं खा पा रहा है, 20 साल से खाना नहीं खा पा रहा है,
30 साल से खाना नहीं खा पा रहा है और सारे डॉक्टर्स हो चुके, उसके जितनी भी लेवल थी ऑल इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स हो चुके, उसके बाद वो हमारे सेंटर पर आता है और हम जो इलाज करते हैं उससे पहले दिन पूरा नॉर्मल खाना खाता है और कोई तकलीफ नहीं होती। अब आप बताइए, क्या ये इम्पॉसिबल से आई एम पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो ऐसे 21 पेशेंट्स आए थे ऑल ओवर इंडिया से एंड रिजल्ट्स वर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ऑलमोस्ट 100% पेशेंट्स को वो रिजल्ट मिले जो वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। सो दिस इज द जर्नी। सर ये जो बीमारी है, जो ऐसी बीमारी है जो बाकी डॉक्टर्स से ठीक नहीं होती, क्या वजह हो सकती है सर? कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स अगर आप बताएं कि बीमारी ये थी, डॉक्टर्स को वो बात शायद समझ ही नहीं आई, या डॉक्टर्स के डॉक्टर्स दवाइयाँ बराबर प्रिस्क्राइब नहीं कर पाए, या उनके पास उस चीज़ का सलूशन नहीं था लेकिन आपके पास था। वेरी गुड क्वेश्चन। मैं तो इंतजार करता हूँ इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है कि बाकी सब डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे, तो कि ऐसा तो नहीं कि उनका आईक्यू कम है और डॉक्टर रवि वैरागड़े का आईक्यू ज्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एलोपैथिक सुपर स्पेशलिस्ट इन पेशेंट्स को देख रहे हैं क्रॉनिक पैनक्रेटिस लेवल करने के बाद, देखिए एलोपैथिक बना है एक बेसिक कुछ खास चीजों के लिए। फॉर एग्जांपल सिम्टम मैनेजमेंट या डिसीज मैनेजमेंट, डिसीज कंट्रोल, जरूरत पड़ती है तो सर्जरी, हैंडलिंग इमरजेंसीज, आईसीयू, ये सब चीजें जब आती है इट इज फैंटास्टिक। लेकिन जैसे ही आप किसी क्रॉनिक बीमारी को जड़ से खत्म करने की बात सोचोगे, देन आपको एलोपैथी के अलावा दूसरे सिस्टम्स का सहारा लेना पड़ेगा जी। और वहां पर सबसे जरूरी चीज आती है रूट कॉज ट्रीटमेंट। जी हाँ, सही सुना आपने। बीमारी का जड़ से इलाज करना ही एकमात्र उपाय है जिससे आप असंभव बीमारियों को संभव में तब्दील कर सकते हो। यानी कि इफ यू रियली वांट टू कन्वर्ट एन इम्पॉसिबल डिसीज into an I am possible disease, you should go for a root cause treatment. That is the only way. सर अब रूट कॉज में चले गए, लेकिन सभी डॉक्टर्स जाते हैं, क्योंकि सर देखा जाए तो पूरे के पूरे जब कोई जाता है अपनी तकलीफ लेकर, तो डॉक्टर्स बहुत सारे टेस्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में तो पता चल ही जाता है सर कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, कैसे इसको ठीक करें। तो सर चूंकि अब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, फिर भी असमर्थ हुए डॉक्टर्स या इनकेपेबल हुए वो ठीक करने में। अगेन आई डोंट लाइक दिस वर्ड इनकेपेबल हुए डॉक्टर्स। रीजन बताता हूं मैं आपको। देखिए कैसे होता है ना कि अब आप कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे हुए। चलिए राज, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं समझ लीजिए ये क्वेश्चन राज को नहीं पूछता हूँ, सारी जनता को पूछ रहा हूँ। चलो आप कहते हैं कि ब्लड प्रेशर की बीमारी टेंशन से होती है, आप मानते हैं कि नहीं मानते? मानता हूँ सर। तो चलो ब्लड प्रेशर का कारण मैं ढूंढने के लिए कौन सा टेस्ट करूं जिसमें टेंशन का पता चल जाए? सर ये आप भी जवाब दे दीजिए क्योंकि आप डॉक्टर हैं। यस, सो थैंक यू फॉर गिविंग बैक दिस क्वेश्चन टू मी, दिस वाज वंडरफुल जी। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, जो जड़ होती है बीमारी की ना, वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन में नहीं दिखती। मैं रिपीट करूंगा, कोई ब्लड टेस्ट, कोई स्कैन, कोई सोनोग्राफी ऐसी नहीं बनी है जो बीमारी की एक्चुअल जड़ आपको बता सके। इन्वेस्टिगेशंस में जितनी चीजें दिखती है ये सारे रिजल्ट है, कॉज नहीं। फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, रिजल्ट है। कॉज उसका स्ट्रेस है, वो आएगा नहीं कभी भी। किसी को हार्ट अटैक आ गया, नस में ब्लॉक हो गया, रिजल्ट है। वो कारण शायद उसकी बेटी की शादी ब्रेकअप हो गई है तो उसके कारण हार्ट अटैक आया हो। आपको कारण कभी भी किसी भी रिपोर्ट्स में नहीं दिखेगा जी। और आज अनफॉर्चुनेटली हम सारे फिजिकली माइंडेड हो चुके हैं। हम इतने ओवर फोकस्ड हो गए हैं फिजिकल चीजों पे कि फिजिकल चीजों का जो महत्वपूर्ण कारण है जी, इनविजिबल फोर्सेस, उससे हम नजर बचा लेते हैं। इसलिए मॉडर्न साइंस कॉज पर फोकस नहीं कर पाता, सारा रिजल्ट पर मैनेजमेंट होता है। बीपी बढ़ गया, एक गोली दो, कम कर दो, यस रिजल्ट इज मैनेज। शुगर बढ़ गया, 2 गोली दो, कम कर दो, यस रिजल्ट इज अगेन मैनेज। अंदर का जो रूट कॉज है इट इज अनअटेंडेड, अनचेक्ड, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन में आता ही नहीं है। तो सर फिर जब जो चीज इन्वेस्टिगेशन में नहीं आती तो वो एडवांस्ड क्लिनिक में कैसे ठीक होती है? देखिए कैसे ठीक होती है इससे पहले आना चाहिए कैसे पता चलती है, कैसे पता चलती है राइट, और फिर कैसे ठीक होती है। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको मॉडर्न साइंस के रिसर्चेस पर लेके जाता हूँ। अगर आप साइंटिस्ट को पूछेंगे तो वो बताएंगे कि मेजॉरिटी बीमारियां मनोशारीरिक होती है। सो क्या आप एग्री करते हैं इस बात को?
सर 99% हाँ, बिल्कुल 99%, राइट? जी। इनफैक्ट मेजॉरिटी जनता ये एग्री करेगी कि 90 to 95% बीमारियां मनोशारीरिक होती है। जी। इन्हें साइकोसोमैटिक डिसीज कहा जाता है। अब सोचिए, मेरा सिंपल सवाल होता है, मेरा फेवरेट सवाल है ये, अगर 90 से 95% बीमारियां साइकोसोमैटिक है तो फिर 90 से 95% इलाज साइकोसोमैटिक क्यों नहीं है? मतलब अगर बीमारियां मनोशारीरिक है और इलाज सिर्फ शारीरिक, बहुत नाइंसाफी हो रही है आप लोगों को, बहुत नाइंसाफी है। बहुत नाइंसाफी है। तो फिर सर फिर इसका बोलने का मतलब आपका बोलने का मतलब ये है कि क्योंकि ये मानसिक चीजों से जुड़ी हुई हैं बीमारियां, इसके इलाज भी वैसे ही हैं। सवाल ही नहीं उठता। So you don't Very need, good. so you don't need a MBBS, you need a psychologist. Not always. देखो, फॉर एग्जाम्पल, अब चलो एक ब्रेकअप की बात होगी, पकड़ लेते, एक छोटी लड़की है जिसको ब्रेकअप है, ब्रेकअप हो गया उसका। अब ब्रेकअप होने के बाद वो नर्वस रहती है, उदास रहती है, और उसके बाद उसे डाइजेशन की तकलीफ हो रही है और हेडेक हो रहा है। अब आप बताइए, क्या लगता है, इस लड़की को डॉक्टर की जरूरत है या साइकोलॉजिस्ट की या नए बॉयफ्रेंड की? आप ही डिसाइड कर लो। सर उसको नए बॉयफ्रेंड की जरूरत है और साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है जी, बट जो उसको ये मोटिवेट कर सके कि डोंट वरी, मिल जाएगा एक बार। एग्जैक्टली। या फिर वो स्ट्रेस को कोई रिलैक्स कर दे, ऐसा कोई। या फॉर एग्जाम्पल, अगर वहां पे आरजे राज भी चला जाए और बात कर ले और उन बातों से वो लड़की का स्ट्रेस हल्का कर दे, नजरिया बदल दे, तो भी बीमारी उसकी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर कहाँ दवाई की जरूरत है? लेकिन हम इतने दवाई पे बेस्ड हो चुके हैं कि जैसे ही कहा जाता है हेडेक है, तुरंत हेडेक की गोलियां शुरू हो जाती है, डाइजेशन खराब है तो एसिडिक गोलियां शुरू हो जाती है, और ये सबसे बड़ा बीमारी का कारण बनता है आगे चलकर। सर स्पीचलेस हूं मैं, क्योंकि इन चीजों के ऊपर में सर लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। एग्जैक्टली, इसलिए तो कहते हैं कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, और मेडिकल साइंस में तो और भी अनकॉमन है। तो सर जो इतनी बड़ी बड़ी क्लिनिक्स खुली हैं, हॉस्पिटल्स खुले हैं, करोड़ों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, सर इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि सर अगर हम पुराने ज़माने में जाएं, वो वक्त में जाएं जब पेड़ के नीचे एक ऋषि मुनि बैठा करते थे और वो कोई आता था अपनी तकलीफ लेकर कि मुझे स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, और वो कुछ ऐसी बातें उनको कह देते थे जिसके बाद बस एक पत्ता तोड़कर उनको दे देते थे और कहते थे कि इसको रात सोने के पहले खा लेना, उसके बाद फिर भोजन करके सो जाना, दूसरे दिन सुबह स्वस्थ हो जाओगे। बस ये सुनकर ही वो स्वस्थ हो जाते थे। एग्जैक्टली। तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? हमारे पास काउंसलर्स है, क्लिनिकल काउंसलर्स है। जब आपको कोई भी एक बीमारी है, चलो आप किसी भी आईसीयू में आज चले जाओ, वो पेशेंट को आप देखोगे, उसके रिपोर्ट जो बढ़े हुए हैं उससे ज्यादा चिंता उसे और किसी बात की है। शायद घर में कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, शायद उसका बेटा अनएम्प्लॉयड है, या शायद घर में जो झगड़े चल रहे हैं उससे इतना डिस्टर्ब, इतना दुखी है वो कि बीपी तो बढ़ेगा ही, शुगर तो बढ़ेगा ही, अटैक भी आएगा, ब्रेन हेमोरेज भी होगा। लेकिन रिजल्ट है, अब देखिए पूरा का पूरा मैनेजमेंट उसके रिजल्ट्स का हो रहा है, बीपी कंट्रोल, शुगर कंट्रोल, देन नस ब्लॉक हो गई उसको खोल रहे हैं, लेकिन कहाँ उसके दिल के अंदर गहराई में छुपे हुए बीमारी के कारणों पर क्या सही में किसी की नजर है? उस पर काम होना जरूरी है। और एडवांस हेल्थ में एग्जैक्टली हम हर उस चीज पर काम करते हैं जिसे जड़ कहा जाता है। फिर चाहे वो जड़ माइंड में हो, जो कि काफी बार होती है, दूसरा चाहे वो जड़ जीन्स में हो, उस पर भी काम किया जाता है। कभी कभी वो जड़ डाइट में होती है, कभी कभी दवाइयों में होती है। अरे ये ढूंढिए तो सही, बीमारी आपको क्यों हुई? आपके बाजू वाले को भी हो सकती थी, आपके घर में और 4 लोग वही खाना खाते, उनको भी हो सकती थी, आपको हुई। मतलब ऐसा कोई कारण है जो खास आपसे रिलेटेड है, बस उसको ढूंढ के सॉल्व कर दीजिए, 50% बीमारियां इंस्टेंटली रिलीज हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। सर लोग करोड़ों रुपए अपने अपने हेल्थ पे खर्चा करते हैं। हेल्थ अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और सर वो हमारी देश की इकोनॉमी के साथ भी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। यस, बहुत ज़्यादा है, बहुत जी। तो और आने वाले वक्त में कोरोना काल में जो देखा गया कि हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कमज़ोर थे, और हम आने वाले दिनों में ये देखने वाले हैं कि हमारा देश ज़्यादातर अगर कुछ खर्चा करेगा तो वो 2 चीज़ों पे है, एक हमारी रक्षा और सुरक्षा पे, और दूसरा हमारी हेल्थ पे। यस। अब सिर्फ हेल्थ की बात करते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम बीमारियां जो हैं 90 to 95% ये मानसिक है,
क्या सरकारों को ये बात समझ में नहीं आती? क्या ये बात उनको नहीं समझ में आती जो बड़े बड़े डॉक्टर, पॉलिसी मेकर्स, बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स का चयन करते हैं या उन्हें चुनते हैं टू लीड द हेल्थ मिनिस्ट्री? आप उनको क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले ये सवाल तो थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड जा रहा है, बट ठीक है, फिर मैं इसे जवाब देना चाहूँगा। एंड पहला मेरा वक्तव्य ये है इस बात पर कि मुझे क्वेश्चन पर ही ऑब्जेक्शन है। जैसे आपने कहा कि सबसे ज्यादा लोग अब खर्चा जो करते हैं वो हेल्थ पर करते हैं। सर जिम जाते हैं, स्पा जाते हैं, योगा करते हैं, जुम्बा करते हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए सर। इससे कई गुना ज्यादा आपको लग रहा है लोग हेल्थ पर खर्चा करते हैं, ये थोड़ा सा गलतफहमी है। लोग बीमारी पर खर्चा करते हैं जी, समझ लीजिए, दोनों बहुत अलग बात है। ठीक है, आज मैं किसी को कहूँ कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको इलाज लेना चाहिए तो वो नहीं लेगा। इससे कई गुना ज्यादा वो कोविड की बीमारी होने के बाद शायद घर बेचकर भी खर्चा कर ले जी। तो खर्चा जो होता है वो बीमारी पर किया जाता है। बस ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जिस दिन हम लोगों को एजुकेट करेंगे कि बीमारी होने से पहले इलाज करना शुरू कीजिए ताकि बीमारी ना हो। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। मतलब फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज वाला तब तक खुश है जब तक उसकी 2 गोली चल रही है। किडनी फेल होने के बाद उसकी चिंता शुरू होती है। मैं चाहता हूँ चिंता डायबिटीज के समय से कीजिए और डायबिटीज को ही खत्म कर दीजिए। ना किडनी फेल होगी, ना हार्ट फेल होगा, ना हार्ट अटैक आएगा, ना ब्रेन हेमरेज होगा, ना कभी पाँव काटना पड़ेगा, ना कभी बीमारी पे खर्चा करना पड़ेगा। सो हेल्थ पर ज्यादा खर्चा होना चाहिए। इस पर पॉलिसी मेकर्स का ध्यान नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सर आपसे कोई इस पे सवाल नहीं पूछता कि आप एक अलग माइंडसेट के साथ इलाज करना चाहते हैं, आप तो रूट में जाकर ठीक करना चाहते हैं। Yes. आपसे कोई सवाल नहीं पूछता कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं? व्हाई दिस वे ऑफ हीलिंग, व्हाई दिस वे ऑफ ट्रीटिंग? देखिए, इसकी स्टोरी तो ऐसे मेरे बचपन से शुरू होती है। मतलब एक ऐसा वाकया हुआ था जो शायद शेयर करने का हमें समय नहीं रहेगा। ऐसा वाकया हुआ था जब मैं छोटा सा बच्चा था, 8-9 साल का था। उस समय मैंने डिसाइड किया था कि एक ऐसे हेल्थ केयर का डिस्कवरी करूंगा, या डिस्कवरी मतलब एक ऐसा हेल्थ केयर तैयार करूंगा जिसमें बीमारियां जड़ से खत्म हो सके, और आज मैं वो कर रहा हूँ। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, मैं उसको शॉर्ट में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ आपको। सो शुरू से ऐसी इच्छा थी कि जो बीमारियां कोई भी ठीक नहीं कर सकता, मैं सिर्फ उस बीमारी में काम करूंगा। ये 9 साल के एक बच्चे ने प्रॉमिस किया था और आज वो संभव हो चुका है। सर एक 3 साल के बच्चे की प्रॉब्लम है। आलोक जैन देख रहे हैं, पहले तो कहते हैं कि सर इज अ ग्रेट डॉक्टर, फिर कहते हैं सर 3 year चाइल्ड हैज intolerable पेन इन द स्टमक, प्लीज सजेस्ट सोल्यूशन सर, सोनोग्राफी इज नॉर्मल। ओके, तो सोनोग्राफी अगर नॉर्मल है और आपका डॉक्टर, देखिए सबसे पहले याद रखिए इन्वेस्टिगेशंस पे ज्यादा भरोसा ठीक नहीं है। जैसे आपने कहा सोनोग्राफी इज नॉर्मल, सो उसमें मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि डॉक्टर ने क्लिनिकली डायग्नोसिस क्या किया है, सबसे इंपॉर्टेंट। काफी बार सोनोग्राफी नॉर्मल आती है, स्कैन नॉर्मल आता है, लेकिन बच्चों को पेन हो सकता है। इट कैन बी साइकोलॉजिकल पेन, बच्चों को डांट से, डर से भी पेन होता है बच्चों को। तो पहले पेन का कारण ढूंढिए, नॉट नेसेसरली कि पेन इन्वेस्टिगेशंस में मिलेगा। इंडाइजेशन का पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन का पेन हो सकता है। अब ये सारे पेन्स में ऐसा होगा, या फिर एब्डोमिनल माइग्रेन भी हो सकता है। ये सारे पेन्स में सोनोग्राफी नॉर्मल आएगी। तो एब्डोमिनल एपिलेप्सी में भी पेन हो सकता है। सो देयर आर सो मेनी कॉजेस। तो सोनोग्राफी नॉर्मल रही, ये क्राइटेरिया ही नहीं है, राइट। सबसे पहले डॉक्टर का क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है और ढूंढिए कि क्यों हो रहा है। अगर 3 साल का बच्चा है, उसे पेन हो रहा है, तो जरूर कोई ना कोई ऐसा कारण है जो डाइजेशन से संबंधित है या फिर मानसिकता से संबंधित है, क्योंकि छोटे बच्चों का माइंड और भी ज्यादा नाजुक होता है। अगर पेरेंट्स में भी झगड़ा होता है तो उन्हें असर हो जाता है। सो चेक इट आउट, कोई क्या कारण है, रूट कॉज ढूंढिए, बच्चा ठीक हो जाएगा। नहीं तो आप जांच करते रहेंगे, बच्चा कभी ठीक नहीं होगा। सर आपके साथ बड़ी लंबी बात करनी है, उम्मीद है कि आप हमें अगले हफ्ते फिर वक्त देंगे और फिर हम एक और विषय पे आपके साथ चर्चा करेंगे जो एडवांस हेल्थ के बारे में, इस पूरी की पूरी जेनेटिक होलिस्टिक ट्रीटमेंट के बारे में लोगों को हम और भी ज़्यादा एडुकेट कर सकें, लोगों को ये समझा सकें कि सिर्फ गोली खाने से ही आप ठीक नहीं होंगे। वेरी ट्रू। एक्चुअली गोली जो है वो दिमाग में कहीं छुपी बैठी है, जिसको निकालना ज़रूरी है। आपने आज अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने ये बताया हमें कि यू आर नॉट इम्पॉसिबल,
बट यू आर पॉसिबल। उसके लिए आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू शुक्रिया राज। It's an honor meeting you, sir. Thank you so much. Dr. Ravi Veragade is one man to whom, one doctor to whom I think a lot of people fall in love with him. He is amazing. He is incredible. He is one person to whom a lot of people have a lot of trust. And his center, Advanced Clinic, which is a world-class center for genetic holistic treatment, has helped thousands of people in this country to smile again. अगर आपके जीवन में आपका कोई ऐसा परिवार का सदस्य है जो काफ़ी समय से किसी तकलीफ से जूझ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक बार उन्हें डॉक्टर रवि वेरागडे के पास लेकर आना चाहिए। एक बार उनका ट्रीटमेंट इनके पास करवाना चाहिए। यू नेवर नो, कोई चीज़ का सल्यूशन आप कई वर्षों से ढूंढ रहे थे और शायद आपको वो सल्यूशन एक विजिट में मिल जाए। सोचिए, सोचना ज़रूरी है, क्योंकि जिनको हम ठीक देखना चाहते हैं, जिनके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं, वो हमारे अपने हैं। कल शाम को फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं और अपने परिवार को फिट रखें। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य फिट नहीं है तो उसे डॉक्टर रवि वेरागडे के एडवांस क्लिनिक में लेकर आएं, उनका यहाँ पर इलाज करवाएं और उन्हें ठीक करें, और आप भी जिंदा रहें। जय हिंद।